आपने जो जो कहा था वो सब मैं ले आया हूँ बाबा। अब बताइए मेरा उद्देश्य सफल होगा या नहीं? मेरे रास्ते का कांटा दूर हो जाएगा ना? तुम्हारे रास्ते का कांटा दूर करने के लिए मैंने इस यज्ञ का आयोजन किया है। मुझे सारी संपत्ति कब मिलेगी बताइए तो। ऐसे जल्दबाजी करने से कैसे चलेगा? धीरज रखो, मुझे यज्ञ पूरा करने दो अब। जी 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 बाबा, कीजिए कीजिए, आप कीजिए। ओम ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। ओम दुष्ट देवताय नमः। ओम अपदेवताय नमः। ये लो, ये तुम्हारे सपनों को पूरा करने की चाबी है। संबलपुर गांव के जमींदार प्रताप चंद्र की बेटी रानी को गुड़िया का बहुत शौक था। बचपन से ही जमींदार जी उसके लिए देश विदेश से गुड़िया लाया करते थे और वो उसे बहुत संभाल कर अपने पास रखती थी। इसी तरह एक दिन, उफ, आज तो बहुत देर हो गई मुझे नहाने आने के लिए। अभी तुरंत पिताजी बुलाने लगेंगे। जाती हूँ, जल्दी से नहा कर आती हूँ। वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है ये। लेकिन इसे यहाँ कौन फेंक गया होगा? मेरे पास इतनी सारी गुड़िया है, लेकिन इतनी सुंदर गुड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तब तक मैं इस गुड़िया को अपने पास रख लूं? अगर कोई मांगने आएगा तो मैं उसे ये वापस दे दूंगी। ये सोचकर रानी गुड़िया को अपने साथ घर ले आई। दोपहर को खाने पीने के बाद रानी उस गुड़िया को लेकर एक जगह बैठी रही। रात के खाने के लिए जब जमींदार जी उसे बुलाने आए तो देखा। रानी, ओ रानी, क्या हुआ? इतनी रात हो गई है, तुमने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, खुद भी खाना खाने नहीं आई। क्या हुआ रानी, तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्या कहा, खाना नहीं खाओगी? आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओ। ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? मैं तुम्हारे लिए कभी ऐसी कोई गुड़िया लाया ही नहीं। इधर लाओ, मुझे देखने दो। ये क्या रानी बेटी, तुम्हें तो बहुत ही तेज बुखार है बेटा। छूना मत मुझे, खबरदार, नहीं तो तुम्हें मार दूंगी। जाओ, निकल जाओ इस कमरे से अभी के अभी। इकलौती बेटी की ऐसी हालत देखकर जमींदार जी ने तुरंत तांत्रिक, ओझा, कविराज, वैद्य सभी को बुला लिया, लेकिन रानी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। हर दिन उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। ये देखकर जमींदार जी ने अपने भाई नरेंद्र को बुलाया और कहा, नरेंद्र, बेटी की हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जिंदा नहीं बचेगी। हाँ सच में रे, इतनी कम उम्र में। तुम एक काम करो नरेंद्र। क्या काम है भैया? आसपास के सभी गांवों में घोषणा कर दो कि जो कोई मेरी बेटी को ठीक कर देगा उसे मैं पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दूंगा। क्या अब इन सब की कोई जरूरत है क्या भैया? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? गुस्सा मत होइए भैया। वैसे तो कई ओझा, कविराज, वैद्य आए, लेकिन कोई बता नहीं सका कि आखिर हमारी रानी को क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों कर रही है। वो लोग नहीं बता पाए तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो जरूर बता पाएगा ना हमें। मेरी रानी को कोई ना कोई जरूर ठीक कर ही देगा, तुम देखना। लेकिन भैया उसके शरीर की जो हालत है फिलहाल, उसने तो खाना पीना भी छोड़ रखा है। ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने में कहीं देर ना हो जाए। अपना मुंह बंद रखो नरेंद्र। मैं अपनी बेटी के बारे में तुमसे एक और बुरा शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ, समझे तुम नरेंद्र? तुम बस वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, बस कुछ दिन और,
फिर देखिए आपकी बेटी के साथ क्या क्या होता है। क्या हुआ, खड़े क्यों हो गए हो? जाओ जाओ, अभी जाओ। वहीं दूसरी तरफ नारायणगंज की निवासी वीना अपने 2 बेटे और बड़े बेटे की पत्नी के साथ रहती थी। वीना का बड़ा बेटा अजय और उसकी पत्नी आशा स्वभाव से बहुत लालची और स्वार्थी थी। वहीं छोटा बेटा विजय ईमानदार और शांत स्वभाव का था। विधवा वीना मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाकर अपना घर चलाती थी। विजय मिट्टी काटता था और वीना उससे बर्तन और घड़े बनाती थी और अजय उसे बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन क्या हुआ, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ? अरे मुझे बाजार जाना है, जाने में देर हो जाएगी मुझे। बस हो गया भैया, थोड़ा रुकिए, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। तुम दोनों से एक भी काम वक्त पर कभी नहीं हो पाता है। मैं खाना खा कर आता हूँ, तब तक सब तैयार हो जाना चाहिए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ है? मैं कह रही हूँ, अब से जो आप घड़े बेचने के लिए जाया करेंगे, जो भी पैसे मिलेंगे वो लाकर आप मुझे दीजिएगा, माँ को नहीं। मतलब क्यों? माताजी को देने से क्या होगा? क्या होगा? मैं दिन में 3 बार तुम्हारे माँ और भाई को खाना तो देती हूँ, तो फिर उन्हें पैसों की क्या जरूरत है? अरे घर चलाने के लिए, अन्य कामों के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, और वैसे भी कुछ पैसे तो तुम्हें दे ही देता हूँ ना मैं तो। अब से घर मैं चलाया करूँगी। और सुनो, अगर अब से इस घर पर हमारा अधिकार नहीं हुआ ना, तो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी आकर ये सब ले जाएगी। तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा है। ठीक है, आज से जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? चलो अब मैं बाजार होकर आता हूँ। क्या हुआ विजय, हुआ कि नहीं? जी भैया, मैंने सब तैयार कर दिया है। सुनिए ना, मुझे कुछ कहना था। अरे अब क्या कहना है तुझे? वो मैं कह रहा था, माताजी की 2 साड़ियाँ फट गई है भैया, तो क्या आप बाजार में से माताजी के लिए नई साड़ी ला सकते हैं भैया? मुझे परिवार का खर्च चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऊपर से तुम नई साड़ी खरीदने के लिए बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? विजय, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए। जाओ बेटा अजय, तुम बाजार जाओ। क्यों तुम अपने भाई को मेरे बारे में कुछ बोलते हो? हाँ, तुम उसे और कुछ मत बोलना। लेकिन भैया जो आपके साथ व्यवहार करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है माँ। ए जी, सुनते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूँ। आपके इतने छोटे से घर में अगर मेरे मायके से कभी कोई आ जाए तो उसे कहाँ बैठाऊंगी, समझ नहीं आता मुझे। छोड़ो ना, जाने दो, अभी ये सब मत सोचो तुम। चलो अब सो जाते हैं। नहीं नहीं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। और सुनो, अगर नया घर नहीं ले सकते हो तो मुझे ये पूरा घर चाहिए। तो फिर माँ और फिर विजय का? देखो, अगर कुछ दिनों के बाद विजय की शादी हो जाएगी तो फिर उन्हें यहाँ से भगाना मुश्किल होगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम उन्हें अभी से ये बोल दो कि वो लोग घर से चले जाए। वैसे भी तुम कुछ गलत तो नहीं कह रही हो आशा। क्या पता बाद में पता चले कि सब कुछ विजय के नाम पर ही हो गया है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कल ही उसे इस घर से निकाल दूंगा। सुनिए माताजी, वो मैं आपको और आपके भैया को ऐसे नहीं पाल सकता हूँ। आप लोग इस घर से जाइए। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? घर से निकल जाओ मतलब? ये घर तेरे पिताजी का है। इस घर पर जितना ज्यादा हक तेरा है, उतना ही हक विजय का भी है। देखिए माताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे? आप लोग इस घर से चले जाइए, बस इतना ही कहना है मुझे आपसे। जी, देखिए ना, आज हमारा अजय मुझे और विजय को ही इस घर से बाहर निकाल रहा है। क्या पाप किया था मैंने? छोड़िए माताजी, आप रोइए मत ऐसे। चलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। भैया को अपनी गलती का एहसास एक न दिन जरूर होगा। सही गलत मैं समझ लूंगा,
तुम दोनों अभी के अभी निकलो। दोपहर खत्म होकर रात हो चली थी। चलते चलते वीणा और विजय एक जंगल में पहुंच जाते हैं। माँ आप यहाँ पे थोड़ा आराम कर लो, मैं जाकर कुछ खाने का इंतजाम करके ले आता हूँ, ठीक है? ये कहकर विजय जंगल में इधर उधर घूमकर पेड़ से 2 फल तोड़ कर लाया और बोला, मुझे इन फलों के अलावा कुछ भी नहीं मिला माँ। बहुत प्यास लग रही है बेटा मुझे, अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो। अच्छा आप यहीं पे बैठिए, मैं आगे जाकर थोड़ा देख के आता हूँ। रुको बेटा, इतनी रात को इस जंगल में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। रुकिए ना माँ, देखने तो दीजिए, अगर मैं कुछ रहने का प्रबंध कर पाऊँ तो। आप यहाँ ध्यान से रहिएगा। इसके बाद विजय जंगल के और थोड़ा अंदर चला गया और देखा अरे वहाँ तो आग जल रही है, इसका मतलब कि वहाँ लोग ज़रूर होंगे। मैं उनसे जाकर पूछता हूँ, शायद यहाँ रात बिताने की कोई व्यवस्था हो जाए, किसे पता। बाबा, लगभग 1 महीना बीत गया है, लेकिन वो लड़की मरी क्यों नहीं? अच्छे काम के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है बेटा। कल अमावस्या है, कल उस गुड़िया के अंदर का शैतान जमींदार की बेटी की जान ले लेगा। तब फिर सबलपुर गांव की जमींदारी मेरे बेटे को मिलेगी, है ना? वो जमींदार प्रताप चंद अपनी बेटी के गम में पागल हो जाएगा और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। बताइए ना बाबा जी, आखिर ये सब कब होगा? लेकिन एक बात याद रखना बेटा। कौन सी बात बाबा? कल जब अमावस्या चल रही हो, यानी रात 12 बजे से पहले गुड़िया को जमींदार की बेटी से दूर मत होने देना, और गुड़िया को आग का स्पर्श नहीं लगना चाहिए, वरना इसमें बहुत खतरा होगा। क्या खतरा? मैंने तुम्हारी और अपनी आत्मा को उस शैतान के पास छोड़ दिया जिसे मैंने उस गुड़िया में बांधा था। अगर वो गुड़िया जमींदार की बेटी से हाथ से छूटकर आग को छू जाती है तो शैतान उसकी जान नहीं ले पाएगा, और बदले में क्या बाबा जी? उसके बदले में वो मेरी और तुम्हारी जान ले लेगा। हम मुंह से झाग निकालते हुए मर जाएंगे, इसलिए बहुत सतर्क रहना होगा। ये सब लेकर आप चिंता मत कीजिए। पिछले 1 महीने में कितने लोग आए और कुछ भी नहीं कर सके उसका। और तो और रानी खुद भी उस गुड़िया को किसी को छूने तक नहीं देती है, और केवल सिर्फ कल, और उसके बाद सुनो सुनो सुनो, जमींदार जी की इकलौती बेटी रानी गंभीर रूप से बीमार हो गई है। जो कोई उसे ठीक कर देगा, जमींदार जी उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में देंगे। सुनो 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 सुनो। यानी कल रात जो लोग जमींदार जी की बेटी के बारे में बात कर रहे थे वो यही है। अच्छा भैया, मुझे जमींदार जी के घर का पता बताएंगे? ऐसा है क्या? बाएं तरफ सड़क पर सीधा चलने के बाद जो सबसे बड़ा घर आपको दिखाई देगा ना, वही जमींदार जी का घर है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माँ चलिए, हम जमींदार जी के घर चलते हैं। बेटा विजय, तुम जमींदार का पता लेकर क्या करोगे? क्या आपने सुना नहीं? जमींदार जी की बेटी फिलहाल में बहुत ही बीमार है। जो कोई भी उसे ठीक कर देगा, उसे जमींदार जी 1000 सोने के सिक्के उपहार के रूप में देंगे। यदि हमें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए तो हमारे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। वो तो समझ गई मैं,
लेकिन तुम तो वैद्य या कविराज नहीं हो, तो तुम किस तरह से उसे ठीक कर पाओगे? आप बस देखते रहिए। इतना कहकर वो लोग जमींदार जी के घर की ओर चल पड़े। जमींदार जी के घर जाकर विजय ने देखा वहाँ बहुत सारे कविराज, ओझा, तांत्रिक सब इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। नरेंद्र को वहाँ देखकर सारी बात समझ आ जाती है। फिर जमींदार जी, मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा। यहाँ मेरे पास आकर बड़े बड़े कविराज वेद ठीक नहीं कर पाए, वहाँ तुम एक आदमी होकर क्या ही कर पाओगे? क्या कर पाओगे बोलो? मुझे एक मौका देकर तो देखिए ना। हमारी बेटी की सांसें चढ़ गई है, अब तुम्हें मौका देकर उसे पूरी तरह से मार डालूंगा क्या? नरेंद्र, उसे अभी रानी के कमरे में ले चलो। बहुत सारी कोशिश तो कर ली हमने, अब उसे भी एक मौका देकर तो देख लेते हैं। रानी के कमरे में प्रवेश करते ही विजय ने देखा रानी की आंखें खून की तरह लाल है और वो एक गुड़िया को पकड़कर लेटी हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि उसका अंतिम क्षण निकट है। विजय ने जमींदार जी से कहा, जमींदार जी, रानी के पास जो गुड़िया है उसे तुरंत बाहर निकालकर हमें अभी के अभी जलाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? गुड़िया ही क्यों? वो रानी बेटी की सबसे पसंदीदा गुड़िया है, इससे रानी से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता, समझे तुम? यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से भी जाओ। जमींदार जी, अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो पहले आप अपने भैया को अभी बंदी बना लीजिए, उसके बाद जो भी करना है वो मैं करता हूँ। नरेंद्र को बंदी बनाऊं? लेकिन क्यों? क्या किया इसने? अब इन बातों को समझाने का समय नहीं है, कृपया करके मैं जो कह रहा हूँ वो करिए आप। भैया, इस लड़के को अभी कभी निकाल दीजिए। सैनिकों, तुरंत इस लड़के की गर्दन पकड़कर उसे बाहर फेंक दो। उसे नहीं, नरेंद्र को पकड़ो। भैया, आप भी इस लड़के की बातों का यकीन कर रहे हैं? आपने मुझे बंदी बना दिया भैया। धीरज रखो नरेंद्र, यदि ये लड़का मेरी बेटी को ठीक नहीं कर सका तो मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। लो, अब क्या करना है करो। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो? तुम्हें इस गुड़िया के बारे में कैसे पता चला? नहीं दूंगी, छोड़ो, नहीं दूंगी। गुड़िया तो आपको देनी ही पड़ेगी, दीजिए। छोड़ो, दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बोल रही हूँ, नहीं दूंगी गुड़िया, छोड़ो। जमींदार जी, हमें इसे जलाना पड़ेगा, जल्दी माचिस दीजिए मुझे। नहीं, उसे मत जलाओ तुम उसे। जमींदार जी ने तुरंत गुड़िया को आग लगाकर जला दिया और तभी रानी बेहोश हो गई। नरेंद्र के मुंह से झाग निकला और वो तुरंत वहीं मर गया। ये क्या नरेंद्र, तुम्हें क्या हो गया? उठो नरेंद्र, उठो। वो मर गए हैं जमींदार जी, आपकी बेटी को ठीक करने के लिए उसे मरना ही पड़ता। मतलब? कल रात को यदि आप अपने लोगों को इस गांव के अंत में बहने वाली नदी के पास भेजेंगे तो आपको वो तांत्रिक भी मरा हुआ मिल जाएगा। छी 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 छी। नरेंद्र मेरा अपना भाई होकर इतना बुरा काम कर रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उदास मत होइए जमींदार जी, अब सारा खतरा टल गया है। आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी, ठीक है? मैंने अपनी बेटी के वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। तुम देवदूत बनकर आए और मेरी बेटी की जान बचा ली तुमने। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। चलो बेटा विजय, अब हम वापस चलते हैं। रुकिए, मेरे पास एक प्रस्ताव है। हाँ? क्या प्रस्ताव है जमींदार जी? विजय की ईमानदारी और साहस ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। ये तो हमारा परम सौभाग्य है जमींदार जी, परम सौभाग्य है ये। इसके बाद एक शुभ दिन देखकर विजय और रानी का विवाह करवा दिया गया। वीणा विजय के साथ जमींदार जी के घर में सुख और शांति से रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ अजय का काम बंद हो गया, जिससे अजय की हालत बिगड़ती चली गई। उन लोगों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। साहूकार से कर्ज लेकर चुका ना पाने के कारण साहूकार ने अजय के घर पर भी कब्जा कर लिया था। अजय और उसकी पत्नी आशा अब अपना घर खोकर सड़क पर आ गए थे। तब उन्हें ये एहसास होता है कि उन लोगों को उनके पापों की सजा मिल रही है।